नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ये साल जो कि हमारा 2021 का साल है, जैसा कि आप लोगों को पता है खत्म होने वाला है। मार्च में कुछ ही दिन रह गए हैं और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स है और जीएसटी में क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं जो कि हम सभी लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को या टैक्स पेयर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में न्यू चेंजेस कमिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स से। 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स में क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे अब इस सेगमेंट में। दोस्तों, सबसे पहला तो जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि हर बार बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस बार 31 मार्च 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपना पैन को आधार से लिंक कर लें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल से चांसेस पूरे हैं कि 272B सेक्शन के दौरान के वजह से उन लोगों को 10,000 की पेनल्टी का भुगतान करना पड़े, फाइन लग जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि ये ला चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करा है तो आप उसको लिंक करवा लीजिए 31 मार्च से पहले, नहीं तो 10,000 रुपए आपकी जेब से जा सकते हैं। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण चेंज। बजट 2021 जब आया था 1 फरवरी 2021 को, तो उसमें काफी सारे चेंजेस प्रपोज किए गए थे। तो उसमें से जो दो महत्वपूर्ण चेंजेस 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, उसमें से एक ये है कि जो आईटीआर फॉर्म जो हमको जो अब मिलेंगे वो प्रीफिल मिलेंगे। प्रीफिल का क्या मतलब है? जैसे एड्रेसेस और नेम हमको पहले से प्रीफिल मिलते थे, उसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है जो इनकम हमारे 26A में रिफ्लेक्ट करती है, लाइक हमारा जैसे कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम आ जाती है, उसमें इनकम नहीं आती, कैपिटल गेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, इनकम तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। और जो हमारे डिविडेंड की इनकम जो आती है और जो हमारी लिस्टेड सिक्योरिटी के डिटेल्स जो आती हैं और इंटरेस्ट ऑन बैंक जो आता है, हमारा एफडी वगैरह जो इंटरेस्ट आता है, वो हमारी प्रीफिल आएंगी। हम लोग उसको 26A से चेक करके या अपने बैंक स्टेटमेंट से या जो हमारा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो भी हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इनकम से रिलेटेड, उससे चेक करके हम उसको ओके कर सकते हैं और आगे फाइल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चेंज है और इससे हम लोगों को अपनी इनकम दोबारा डालने नहीं पड़ेगी और ये एक अच्छा बेनिफिट ये दिया गया है। प्रीफिल मिलेंगी तो हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो दिस इज क्वाइट गुड चेंज जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण चेंज ये है जो इंटरेस्ट हम लोग कमाते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर, सैलरी का जो इंटरेस्ट अर्न होता है, उसमें चेंजेस ये आया था बजट 2021 में कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज्यादा है तो इंटरेस्ट आप जो भी अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा। तो ये चेंजेस जो है ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। तो गाइस, प्लान अकॉर्डिंगली किस चीज के ऊपर आप टैक्स देना चाहते हैं, किसके नहीं ऊपर देना चाहते, तो आप अपनी सेविंग्स जैसे सबसे प्लान करेंगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, बजट 2021 में जो बेनिफिट था सीनियर सिटीजन्स के लिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे जो उनकी उम्र 75 प्लस रहेगी और उनकी खाली सिर्फ पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है, उन लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को एग्जेम्पशन दी गई थी। और ये चेंजेस भी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। इसमें टीडीएस की क्या पोजीशन रहेगी हमने डिस्कस करी थी अपने बजट की बारीकियां वीडियो में। टीडीएस जो भी रहेगा हमारे पेंशन के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर, वो बैंक काटेगी, बैंक काट के जमा कर देगी। तो सीनियर सिटीजन लोगों को जिनकी उम्र 75 प्लस है, उन लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो 1 अप्रैल 2021 से है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो चेंज है बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है। जो एलटीके की स्कीम लेना चाहते हैं, एलटीके की स्कीम क्या है, बल्कि जैसे लोग कोविड पेंडेमिक के चलते कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे थे, मतलब पूरे इंडिया में एलटीए मिलता है, तो वहां जब घूमने नहीं जा पा रहे थे तो वो एलटीए क्लेम नहीं कर पाते। तो एलटीए क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है। वो ये है कि अगर आपका एलटीए जो भी आपका एलिजिबल एलटीए होता है उसका आपको 3 टाइम्स एक्सपेंस करना होगा और उसके बिल्स लाके देने होंगे जिसमें जीएसटी 12% से ज्यादा होना चाहिए, 12% या 12% ज्यादा होना चाहिए। तो आप जो आपका एलटीसी एलिजिबल है वो आप क्लेम कर पाएंगे। तो इसकी भी आखिरी तिथि 31 मार्च 2021 की है।
दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज जो कि नए साल में एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा, जो कि टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं वो लोग ध्यान में रखिए कि अगर आपका टीडीएस कट रहा है, मतलब कि डिडक्टर को भी ध्यान रखना होगा। जो अगर उन लोगों का टीडीएस कट रहा है और वो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स मतलब अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो उन लोगों का जो टीडीएस है, 2 सेक्शन नहीं लाए गए हैं, 206 AB 206 CCA। टीसीएस के लिए 206 CCA है और 206 AB जो है टीडीएस के लिए है। उसमें ये लिखा गया है कि अगर नॉन फाइलर्स हैं तो 5% का रेट या रिलेवेंट एक्ट में रिलेवेंट प्रोविजंस के में जो हायर रेट है उस रेट पे टीडीएस काटा जाएगा। तो नॉन फाइलर्स ध्यान रखिए, अपने टर्न समय से जमा कीजिए और फाइल कीजिए ताकि आप लोगों का हायर टीडीएस ना कटे। हायर टीडीएस कटने से नुकसान क्या होता है, आपको डे बाय डे के एक्सपेंस करने के लिए आपको इनकम में से टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो आपको पैसे कम मिलते हैं। तो ये नुकसान नुकसान नहीं कहेंगे, आपका जो इनकम है वो डेफर हो जाएगी, आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे फिर बाद में मिलेगी, लेकिन उससे काफी सारे वर्किंग कैपिटल्स जो है वो हिट हो जाती हैं, लोगों के वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस वो हिट हो जाते हैं। सो गाइस, रिटर्न्स अपने ही फाइल कीजिए ताकि आप लोगों को इन ये जो 206 AB 206 CCA है इसमें टीडीएस ज्यादा ना कटे। टाइम रिटर्न फाइल करिए और इनका बेनिफिट उठाइए। दोस्तों एनजीओ के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना वो ये है कि 1 अप्रैल से उन लोगों के लिए नया सेक्शन जो कि लागू हो जाएगा 12AB है। इस 12AB की डेट एक्सटेंड हो के ये 1 अप्रैल हो गई है। तो दोस्तों जो लोग एनजीओ एग्जिस्टिंग एनजीओ जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उन सभी के रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएंगे और उनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 12AA और ATG दोनों के लिए, और सेक्शन 12AB ही लागू होगा और 1 अप्रैल से लागू होगा। तो जितने भी एनजीओ हैं वो ध्यान रखिए, उनको 1 अप्रैल से नए रजिस्ट्रेशन लेने हैं। अगर उनको एग्जेम्पशन लेनी है टैक्स में, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पहले अपफ्रंट एग्जेम्पशन मिला करती थी कि आपको जब तक रिवोक नहीं हो जाए तब तक आपको एग्जेम्पशन एंजॉय करते थे, कभी वाली लाइफ टाइम भी होती थी। तो अब इसको जो है बैरियर के साथ लाया गया है, अब 12AB में ही सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी और 5 साल के बाद इसको रिन्यू कराना होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे जिसे कहते हैं काफी हद तक ब्लैक मनी को कम करने में बहुत सहायक मिलेगी। सो दोस्तों एनजीओ जितने भी हैं ध्यान रखिएगा, आपको 1 अप्रैल से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए और जो एटीजी के एग्जेम्पशन जो डोनेशन स्लिप जो आगे जाती है उसके लिए भी। और सारा जो मेथड है मैकेनिज्म सारा ऑनलाइन रहेगा। आप जो भी डोनेशन आप रिसीट काटेंगे वो सारी आपको ऑनलाइन एक रिटर्न के रूप में फाइल करनी पड़ेगी। इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा वो तो आगे समय बताएगा, जैसे ही हमारे पास आता है हम लोग आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, आप लोग सभी इन लोगों का ध्यान रखिएगा और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस रहेंगे 1 अप्रैल 2021 से। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो हमारा ई इनवॉइसेस के बारे में है, जो कि हमने डिस्कस किया था अपने एक वीडियो में भी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ताकि आप लोग को ई इनवॉइसिंग में कोई दिक्कत ना आए। ई इनवॉइसिंग में इंपॉर्टेंट चेंज क्या है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, वो ये है दोस्तों, ई इनवॉइसिंग 50 करोड़ वाले एसएससी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले ये शुरू हुआ जब तो 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 2020 से जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उन लोगों को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया। अपने B2B इनवॉइस, अपने डेबिट क्रेडिट नोट जो भी है वो सारे के सारे मैंडेटरी कर दिए गए कि आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही निकालने पड़ेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से ये 100 करोड़ प्लस कस्टमर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए ये लागू हो गया और 1 अप्रैल से अब ये 50 करोड़ प्लस जो भी एसएससी हैं उनके लिए भी लागू हो जाएगा। तो दोस्तों ई इनवॉइसिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हमसे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इसके लिए जो हमने वीडियो बना रखी है आप उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत सारे डाउट्स आपके जो है ई इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वो सारे वीडियो देखते ही आपके खत्म हो जाएंगे और कुछ बचते हैं तो हम लोग हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। दोस्तों ई इनवॉइसिंग में ध्यान रखने वाली बात बहुत सारी है, थोड़ी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे ई इनवॉइसिंग किन किन इनवॉइसेस पैटर्न के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप B2B इनवॉइसेस बना रहे हैं तो क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, अगर आप B2B इनवॉइसेस बना रहे हैं या डेबिट क्रेडिट नोट बना रहे हैं या एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं या डीम्ड एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं तो आपको ई इनवॉइसिंग ही करनी पड़ेगी। अगर आप B2C इनवॉइस बना रहे हैं या B2C या डेबिट क्रेडिट रिलेटेड टू
B2C, तो आपको इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, आपको इनवॉइस नहीं, आप मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमने डिस्कस किया, अगर आप B2B में जा रहे हैं या डेबिट क्रेडिट नोट रिलेटेड टू B2B या डीम्ड एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, इससे रिलेटेड आप कोई भी इन्वेस्ट बना रहे हैं तो आपको ई इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। एसएससी को ई इन्वॉइसिंग से एग्जेम्पशन भी दी गई है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कुछ कस्टमर्स हैं या एसएससी हैं तो उन लोगों को इन्वॉइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। या अगर आप इंश्योरर हैं या बैंकिंग कंपनी है या आप एनबीएफसी कंपनी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप जीटी सर्विसेज हैं जो कि गुड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और बाय रोड काम करते हैं तो आपको ई इन्वॉइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक जैसे आप सप्लायर और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से काम करते हैं तो उस केस में भी आपको ई इन्वॉइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर उन्होंने ई इन्वॉइस जनरेट कर दिया तो उसमें मॉडिफिकेशन का क्या स्कोप है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ई इन्वॉइसिंग का जो कि हम लोग इन्वॉइसिंग जैसे जनरेट करते हैं वो तुरंत ही जीएसटी 1 में रिफ्लेक्ट कर जाता है हमारे, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मॉडिफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने कोई इनवॉइस गलत बना दिया है तो वो आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, और कैंसिल करने का जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप गलती से उसको कैंसिल नहीं करा है आपने तो फिर आप जब R1 फाइल करेंगे तो अमेंडमेंट के रूप में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, जीएसटी 1 मंथली फाइल होगा और आपने इनवॉइस अगर जनरेट कर दिया है क्योंकि, तो उस केस में जो है आपको उसको 24 आवर्स के अंदर ही कैंसिल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट इन जीएसटी में एचएसएन कोड से रिलेटेड है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको अपने इनवॉइसेस के ऊपर 4 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2021 से। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड शो करना मैंडेटरी है अपने इनवॉइसेस के ऊपर। या अगर आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इनवॉइस बना रहे हैं तो उस केस में आपको 8 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करना होगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको B2B इनवॉइसेस के ऊपर और डेबिट क्रेडिट ऑन B2B इनवॉइसेस के ऊपर आपको जो एचएसएन कोड मेंशन करना है 4 डिजिट का मेंशन करना है। लेकिन अगर आप कोई B2C इनवॉइस काट रहे हैं तो उसके ऊपर एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे चेंजेस जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी चेंजेस का ध्यान रखिएगा और कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसका ध्यान अच्छे से रखिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए इन चेंजेस की वजह से। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल है ई इनवॉइसेस से रिलेटेड या एचएसएन कोड से रिलेटेड या जो हमने डिस्कस किया आज उस किसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।